नमस्कार, डे न्यूज आपका स्वागत करता है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ शिवा। लेकिन खबरों का आगाज आज की सुर्खियों के साथ। बालूघाट इलाके में एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या घटना के बाद पूरे इलाके में फैली सनसनी। आमगोला के V2 मॉल में भीषण चोरी, चोरों ने शटर उखाड़ किया 10 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ। और वैशाली की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मुजफ्फरपुर के नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च। कहा, नहीं हुआ इंसाफ तो किया जाएगा उग्र आंदोलन। तो ये थी आज की सुर्खियां और खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में शराब कारोबार और प्रेम के त्रिकोण में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को दहला दिया है और इस वारदात ने पुलिस को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। डे न्यूज संवाददाता आमिर की ये रिपोर्ट देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। धमाके के बाद घर में आग लग गई, जिसे बुझाने फायर ब्रिगेड की टीम जब पहुंची तो जवानों और अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि मौके पर आग कम और लाश के टुकड़े ज्यादा थे। इन टुकड़ों को देखकर फायर ब्रिगेड ने तत्काल नगर थाना पुलिस को सूचित किया। नगर थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची और हकीकत धीरे धीरे बाहर आने लगी तो मोहल्ले में खलबली मच गई, क्योंकि जिस घर में ब्लास्ट से आग लगी थी उसके भीतर एक इंसान के हाथ पैर और सिर के टुकड़े कूड़े करकट की तरह फैले हुए थे। तफ्तीश के आईने से हकीकत की जो तस्वीर उभरी है वो चौंका देने वाली। ये वाकया एक शराब माफिया का अपने पार्टनर की पत्नी के साथ अवैध प्रेम संबंध और पकड़े जाने पर खूनी इंतकाम की दास्तान है। नगर थाने के बालूघाट इलाके में सुभाष कुमार और राकेश कुमार नाम के दो शराब माफिया रहते हैं। दोनों की जोड़ी पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, क्योंकि लाख तबिश के बावजूद इनका कारोबार थम नहीं रहा था। इसी बीच राकेश के ठिकाने से पुलिस ने शराब जब्त की तो राकेश पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया। राकेश लगभग 2 महीनों से अपने घर भी नहीं आता था। घर में उसकी बीवी राधा अकेली थी, जिसकी देखभाल के लिए राकेश का पार्टनर सुभाष आया जाया करता था। आने जाने के इसी सिलसिले में सुभाष और राकेश की पत्नी राधा एक दूसरे के करीब आ गए। कहते हैं गलत तरीके से कमाया गया पैसा इंसान की नीयत को भी बेईमान बना देता है। राधा और सुभाष इतने करीब आ गए कि उन्हें राकेश भी खटकने लगा। वो अपने बीच राकेश नामक कांटे को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इधर सुभाष ने भी अपने इस रिश्ते को परिवार वालों की जानकारी से बचाने के लिए सुनील कुमार शर्मा के आलीशान भवन में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। सुभाष ने बताया था कि उसके घर में पानी भर गया है, इसलिए ये फ्लैट किराए पर लिया है। लेकिन सुभाष की बीवी या बच्चे उस फ्लैट में एक दिन भी नहीं आए। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 5 दिन पहले राकेश छुपते छुपाते अपने घर पहुंचा। उसके घर में पत्नी नहीं मिली। राकेश चुपके से सुभाष के नए ठिकाने पर पहुंच गया। यहाँ के हालात देखकर उसकी आंखें फट गई, क्योंकि राकेश की पत्नी राधा सुभाष के साथ मौजूद थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच बकझक हुई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि सुभाष ने हथौड़ी से राकेश पर अंधाधुंध कई बार वार कर दिया। राकेश के परिजनों के मुताबिक उसकी हत्या की साजिश में पत्नी राधा भी शामिल है और हत्या के वक्त सुभाष का साथ दे रही थी। जब राकेश ने दम तोड़ दिया तो लाश को ठिकाने लगाना चुनौती बन गया, क्योंकि मोहल्ला बेहद घना है। इसलिए दोनों ने मिलकर बेरहमी से राकेश की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके हाथ पांव और सिर को अलग कर दिया। लाश के टुकड़ों को केमिकल से जला देने के लिए
दरिंदों ने उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। आसानी से डेड बॉडी डिकम्पोज हो जाए, इसके लिए नीचे नमक और ऊपर से केमिकल डालकर ड्रम को बंद कर दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद कमरे में ताला लगाकर सुभाष और राधा फरार हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना 4-5 दिन पहले की बताई जा रही है, लेकिन शनिवार की रात सुभाष के फ्लैट में जो धमाका हुआ उसने पूरे राज को उगल कर रख दिया। कहते हैं कि खूनी कोई न कोई गलती कर ही जाता है। यही गलती सुभाष ने भी की। उसने शव को गलाने के लिए जिस केमिकल का उपयोग किया था उसका नमक के साथ रिएक्शन होता है। नमक और केमिकल साथ मिलने से ड्रम में गैस तैयार हो गई और उसी की वजह से ब्लास्ट हो गया। शनिवार रात हुई इस घटना की तफ्तीश रविवार दिन भर चलती रही। एफएसएल की टीम के साथ एसएसपी जयंतकांत खुद मौके पर मौजूद रहे और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देते रहे। इधर मृतक के घर में चीख पुकार मची है। राकेश के परिवार वाले भी वहीं पहुंच गए और चीख कर दुनिया को बताने लगे कि सुभाष के साथ मिलकर अवैध संबंध की खातिर राधा ने राकेश की हत्या कराई है। इस पूरी दास्तान की मौके से लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर। राकेश का गर्दन काट के हटा गया था, गोड़ काट के अलग था, काली बॉडी है, इसको हाथ सब अलग है। कौन चीज से काट ले से पता नहीं। मारा है मौके के यार, मारा है सुभाष कुमार मारा, मिठू कुमार मारा, मिठू सानी मारा, कृष्णा की रानी मारा, राधा देवी मारा, राधा देवी हाँ सब मिल के मारी है। उसको बाप के मारन मर गया ना, उसको बाप तो बदला ले रहा था, कह रहा था मुँह मरवा देबो रे, मुँह मरवा देबो। हाँ भौजाई मारला का भाई के राधा मारेगी हिंदू जमाने से बाप मर गया। बालूघाट इलाके के इसी मकान में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां बीती रात एक जोरदार धमाका होता है और धमाका के बाद पूरे आसपास के इलाकों में दहशत फैल जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। फिलहाल फोरेंसिक की टीम यहां पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। धमाका इतना तेज था कि देख सकते हैं मकान का क्या हाल हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। बताया जाता है कि सुभाष ने ये मकान लिया था रेंट पर और हत्या करके ड्राम में, देखिए ड्राम है, ड्राम में शव को गलाने की कोशिश की जा रही थी। नमक डाला गया था, केमिकल डाला गया था। उसके बाद से लाश को ठिकाना, लाश जो पुलिस ने बरामद किया है वो टुकड़ा टुकड़ा अलग कर दिया गया। हाथ अलग है, पैर अलग है, सभी को अलग करके देखिए नमक से, किस तरह से नमक से शव वो जो गलाने की कोशिश की गई है। शव बताया जा रहा है कि कई दिनों से घर में बंद था, इस वजह से ज़्यादा गंध है घर में। फोरेंसिक की जो टीम है वो लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी है। इस तरफ आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरह से फोरेंसिक जो है वो एक एक चीज़ों की यहाँ पे जांच कर रही है, पता लगाने में ये जुटी है फोरेंसिक की टीम आखिर में किस चीज़ से हत्या की गई है। सुभाष ने इस मकान को लिया था, सुभाष और उसका परिवार यहाँ पे रहता था। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही है। क्राइम सीन पर एसएसपी जयंतकांत खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घटना का आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिस तरह से घटना घटी है मौके पर एसएसपी खुद पहुंचकर तफ्तीश कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, घटना उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर अब तक क्या घटना प्रतीत हुई है? एक व्यक्ति की हत्या हुई है, जो डेड बॉडी भी जिसकी मिली है, और ये डेड बॉडी लगभग 3 से 4 दिन पुरानी है। जहाँ तक जो हम लोग मान रहे हैं, इसको बड़े विभत्स तरीके से बॉडी को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और उसके बाद इसको जलाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद से को आवाज़ हुई है और आवाज़ के बाद में जो है लोगों ने, लोकल जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने बताया है, जिसमें पुलिस पहुंची है। ये किराए पे मकान लिया गया था, इनके मकान मालिक से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें आगे कुछ और अपडेट हुआ तो सुभाष जो है शराब माफिया का सर नाम सामने आ रहा है, उसी के द्वारा ये मकान लिया गया था सर, उसी के द्वारा बॉडी डिस्पोजल करने की बात आ रही है सर, इसमें कुछ अपडेट? इसमें एक जो बॉडी डिस्पोजल करने की बात आ रही है, इसमें एक राकेश नाम भी आ रहा है। इसको पुलिस ने पहले भी अरेस्ट किया है और जेल भी भेजा है, और अभी तक के हम लोग उनकी फैमिली के मेंबर से और डेड बॉडी को रखा हुआ है। जो प्रोसीजर है 72 आवर्स तक रखने का,
इसमें हम लोग डेड बॉडी की पहचान करेंगे और बाकी अपने दूसरे सोर्सेज से भी डेड बॉडी की पहचान करेंगे। उसी के बाद में हम लोग अपने लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उस पर बात करेंगे। क्राइम सीन को सर देखने से सर क्या लगता है, जिस तरह से नमक का इस्तेमाल किया गया, मौके से हथौड़ी और चाकू भी पुलिस ने बरामद किया, इससे सर क्या प्रति? इसको देख के हम लोग को यही लगता है कि पूरी तरीके से प्लान करके इस मर्डर को किया गया और उसके बाद में जो डेड बॉडी को उसको छिपाने की कोशिश की गई है। और इसमें जो अपडेट मिले, एफएसएल टीम भी यहाँ पर आई थी, उसने भी हम लोगों को कई लीडिंग फैक्ट्स दिए हैं, तो जिसमें फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं। सर, ये जो एफएसएल की टीम है वो उससे कुछ आपसी बात हो पाई है? हम लोग की जो है, हम लोग लगातार कांटेक्ट में थे। उन लोगों ने यहाँ से जो सीन ऑफ क्राइम से जो भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं उसमें जो है उसके बाद में उसके एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही वो पूरी तौर पे कह पाएंगे। लेकिन अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पे नमक मिला है और जो ब्लास्ट हुआ है वो कहा जा सकता है कि किसी तरीके का गैस फॉर्मेशन हुआ, उस वजह से हुआ है ब्लास्ट। और जो केमिकल है वो देख के लग रहा है कि केमिकल नमक वगैरह जो केमिकल है उससे उसके बाद से उसको डेड बॉडी को जो गलाने के लिए यूज़ हो सकता है उसी चीज़ एक अंतिम सवाल, अवैध संबंध की भी सर बात आ रही है। ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और इसको हम लोग क्लियर करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर ये बातें हैं और उसके बारे में फिर बात करेंगे। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। ऑलमोस्ट लोग आइडेंटिफाइड हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई घर के अंदर डेड बॉडी है, लोग भी हैं रहने वाले आइडेंटिफाइड हैं, तो इसको करने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगना। एसएसपी जयंतकांत को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जल्द ही पूरे मामला का खुलासा हो जाएगा, कातिल चाहे जो भी हो जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। बेखौफ चोरों ने शनिवार की रात आमगोला के V2 मॉल का शटर उखाड़ भीषण चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। मॉल के अंदर प्रवेश करते ही चोरों ने सीसीटीवी उखाड़ दिए। इसके साथ ही मॉल के अंदर से करीबन 10 लाख रुपए कीमत के कपड़े पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने जांच पड़ताल की। मॉल के मैनेजर अभय कुमार ने बताया कि सुबह स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दी गई, तब जाकर मैनेजर अभय दौड़े दौड़े मॉल पहुंचे। अभय ने बताया कि चोरों ने सबसे पहले मॉल का सीसीटीवी कनेक्शन को काट दिया, फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल काजी मोहम्मदपुर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सुबह सुबह क्या करें, मेरा एक स्टाफ यहाँ से जा रहा था, तो सुबह सुबह उसने मतलब देखा कि शटर में आपका उठा हुआ है यहाँ से, तो तुरंत मेरे को कॉल किया। तुरंत मैं इमीडिएट यहाँ पे पहुँचा। तुरंत मैंने पुलिस को फ़ोन मिलाया, यहाँ के थाना जो थाना है पास में चौक, क्या नाम है उसका, हाजीपुर, हाँ गाजी मोहम्मद। तो वहाँ से तुरंत स्टाफ आया वहाँ पे से, और फिर तुरंत हम लोग सारे स्टाफ इसमें एंट्री कर रहे हैं। हमने देखा है तो जैसे ही हमें एंटर करें तो सारे कैश काउंटर खुले हुए थे, यहाँ से जितने भी थे सभी कैश काउंटर उन्होंने खोल करके चेक किया है और जगह जगह स्टॉक गिरा हुआ था, स्टॉक गायब था हमारे बैग वगैरह कुछ स्टॉक वगैरह इधर से उधर गायब था आपका। और कैमरे के वायरिंग कटी हुई थी। नुकसान के वगैरह में तो खैर नहीं बता सकते क्योंकि इसका पता नहीं लग पाएगा एकदम से। अंदाज तो सर वही 8 से 10 लाख का आपका अप्रोक्सीमेट आ रहा है सर। जो हमारा तो काफ़ी स्टॉक गायब है सर, उसमें आपका जीन्स वगैरह गायब है, हमारे बैग वगैरह गायब हैं और टी शर्ट वगैरह का स्टॉक गायब है, ड्रॉल वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह काफ़ी चीज़ें इधर से उधर हुई हैं। और बाकी सीसीटीवी के वायर कनेक्शन वो स्टार्टिंग में आते ही उन्होंने कट कर दिए थे। ये कैमरा वगैरह मूव कर दिया उन्होंने, इस तरह को हमने सुबह आते ठीक करा है। यहाँ पर चढ़ करके उन्होंने कैमरे से मूव कर दिया जिससे कि उनके वीडियो कैप्चर ना हो पाए। तो ये सब पूरी गतिविधि हुई है रात में। अगल बगल का सीसीटीवी देखा गया है? अगल बगल का इधर किसी का मुंह है नहीं ना, इधर का अगर जितना भी आपका है इधर सब किसी का भी फ्रंट नहीं है इस साइड में, जिससे कि मतलब कुछ भी हम लोग देख पाएंगे कौन कितने लोग थे, क्या था क्या नहीं था, तो इस बारे में कुछ भी आइडेंटिफाइड नहीं हो पाया। क्या नाम है मॉल का? V2 कार्ड। मोतीपुर प्रखंड के जटौलिया पंचायत के गोपीनाथपुर गांव में रविवार के दिन जैसे ही उड़ीसा के पारादीप से विवेक का शव लेकर एम्बुलेंस गांव पहुंचा, वैसे ही सारे गांव में चीख पुकार सुनाई देने लगा। वहीं मृतक विवेक की मां सहित पूरे घर परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जानकारी के अनुसार बता दें कि कुछ दिन पहले विवेक काम के सिलसिले में उड़ीसा के पारादीप के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने गए थे। विश्वकर्मा पूजा के बाद अपने कुछ साथियों के साथ समुद्र में स्नान करने गए। वहां समुद्र की लहर के चपेट में आने से उनका डूबकर मौत हो गया। वहीं 4 साथियों को गोताखोरों ने सुरक्षित बचा लिया। तो वहाँ बीज है एक, जहाँ नहाने का जगह है समुद्र में, वहीं स्नान करने गया था, वहीं पे हुआ था।
ये घटना कितने बजे की है? अब ये टाइम तो मैं वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन मैं 3 बजे पहुँचा हूँ तो बच्चे का डेथ हो चुका। कितने बच्चे स्नान करने गए थे? वहाँ तो काफ़ी बच्चे स्नान कर रहे थे, लेकिन हमारे रूम से 5 बच्चे थे। कितने बच्चे डेथ हुए, कितने बचे? जिसमें डेथ होने में तो मात्र एक विवेक का डेथ हुआ, बट 4 बच्चे को गोताखोरों ने बचा लिया था। ये कहाँ की घटना है? ये पारादीप ब्रिज करके एक जगह है, वहीं की घटना है। आपका परिचय क्या होगा? हमारा परिचय, मेरा नाम अजय सिंह, मैं यूपी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। हाजीपुर के मनहार थाना क्षेत्र के करनौती गांव स्थित बही चौक से 15 सितंबर को 14 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्रा का हत्या कर फेंका गया शव मिलने के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने पर रविवार को मुजफ्फरपुर में भी राष्ट्रीय जन पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बिहार सरकार यदि एक हफ्ते के अंदर सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती है तो पूरे बिहार में आंदोलन को उग्र किया जाएगा और साथ ही मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा। मौके पर प्रधान महासचिव संजीत संजय, उपाध्यक्ष प्रणय शाही, मीडिया प्रभारी सौरभ कुमार झा सहित दर्जनों पार्टी नेता मौजूद रहे। हाँ, आज नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है राष्ट्रीय जनजन पार्टी की तरफ से। करनौती महानार में जो दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई है, उस घटना में अपराधियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासनिक डिपार्टमेंट के लोगों से कि इस तरीके की घटनाएं कब तक होंगी और कब तक अपराधियों को बचा करके रखा जाएगा। आखिर 14 साल की बच्ची किसी का क्या बिगाड़ी थी कि इस तरीके से बर्बर तरीके से उसका हत्या किया गया, बलात्कार किया गया। स्पाइनल का हड्डी टूटा हुआ है, गर्दन का हड्डी टूटा हुआ है, हाथ 3-4 जगह से फ्रैक्चर किया गया। इस तरीके से बर्बर हत्या को देखते हुए हम लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है और विगत 48 से 72 घंटों के अंदर में अगर अपराधियों की अरेस्टिंग नहीं होती है तो चरणबद्ध तरीके से स्टेट वाइज यह आंदोलन उग्र होगा और धीरे धीरे करके इतना उग्र हो जाएगा कि प्रशासन को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले हम लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला दहन का जो कार्यक्रम रखा है और जो आक्रोश मार्च हम लोगों ने निकाला है वो महनार में हुए घटना के विरोध में है। आखिर कब तक हमारी बहन बेटियां असुरक्षित महसूस करती रहेंगी अपने आप को? क्या कर रही है जिला प्रशासन, क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? ये सब अब नहीं चलने वाला है। हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, आक्रोश मार्च निकाला है। अगर इस पे 72 घंटे के अंदर अगर सरकार ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की, अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और ये निकम्मी सरकार के कानों तक ये बात जो नहीं सुनना चाहती है वो पहुंचाएंगे। और हमारे जो हजारों साथी आज एकत्रित हुए हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने साथ और साथियों को जोड़ें और ये आंदोलन को तेज करें। चक्कर चौक स्थित एक निजी अपार्टमेंट में भगवान गणेश का 10 दिनों तक विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद रविवार को विसर्जन किया गया। इन 10 दिनों में कई प्रकार के प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के संचालक विकास गुप्ता और संचालिका वैशाली गुप्ता ने बताया कि 19 सितंबर रविवार को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तिथि को गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। गणेश चतुर्थी को जिस गणेश उत्सव का आरंभ हुआ था, चतुर्दशी की तिथि को गणेश विसर्जन के साथ इस उत्सव का समापन हो गया। विसर्जन के साथ गणेश जी से अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना भी की गई। गणेश विसर्जन की बेला पर अपार्टमेंट के लोग बहुत ही भावुक दिखे। गणेश भक्तों ने नम आंखों से अपने विघ्नहर्ता को विदाई दिया। इस दौरान महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम 10 तारीख से शुरू हुआ। श्री गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की गई। ये गणेश उत्सव का कार्यक्रम पूरे 10 दिन का रहा। श्री अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन है और इस दौरान हमने 10 दिन लगातार बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज की, जैसे चेयर रेस है, फैंसी ड्रेस है, डांस है, मॉडलिंग है, एडवर्टाइजमेंट है और भी कई तरह की कुकिंग है,
लिटिल मास्टर शेफ, ऐसी सारी प्रतियोगिताएं हमने ऑर्गेनाइज करवाई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। बच्चों के साथ साथ उनकी मम्मियों ने भी काफ़ी उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने कई इसमें इनाम जीते। और ये सारे इनाम आज अनंत चतुर्दशी के दिन हमारे द्वारा बच्चों को दिए जाएंगे। और इसको आयोजन में मिस्टर विशाल गुप्ता और वैशाली गुप्ता द्वारा माय होम अपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज किया गया। और किस तरह का विसर्जन किया जा रहा है आज पहले तो बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जो 10 दिन के सारे कंपटीशन हैं। उसके बाद गणेश जी की विसर्जन पूजा करने के बाद गणेश जी का विसर्जन संगम घाट पर किया जाएगा। जिले में रविवार को अनंत चतुर्दशी का व्रत धूमधाम से मनाया गया। इसे लेकर महिला और बुजुर्गों संग बच्चों ने भी व्रत रखा और भगवान अनंत की कथा सुनी। कच्चे सूत से बने 14 गांठ वाले अनंत की पूजा कर लोगों ने अपनी आस्था जताई। कथा श्रवण कर घर में सुख शांति वैभव यश की कामना की। कथा सुनने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का कृष्णा मंदिर सहित जिले के सभी मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिला। कथा के बाद पुरुषों ने दाहिने और महिलाओं ने बाएं भुजा पर अनंत का धागा बांधा। मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी रवि झा ने बताया कि अनंत ने बांधी गई 14 गांठें हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोगों की प्रतीक है। यदि इस व्रत को कोई व्यक्ति लगातार 14 वर्षों तक नियम से करे तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व माना जाता है। चतुर्दशी तिथि को श्री अनंत भगवान की पूजा कुश की आकृति बनाकर पंचामृत में भगवान को स्नान कराकर, जिसमें दूध, दही, मध, घी, शक्कर, हल्दी पाउडर और सुगंधित द्रव्य और इत्र के साथ भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को विशेष रूप से फूल, माला, प्रसाद, विभिन्न तरह के मिष्ठान, सेवई, पूरी, हलवा, इस सब का भोग लगाया जाता है। इसमें अनंत भगवान की कथा है, जिसमें कि 14 वर्ष तक अनंत भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिसके करने से अनंत सुख, सौभाग्य, धन धान्य की और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह किसी भी मन में इच्छा के लिए, पुत्र रत्न के प्राप्त होने की इच्छा के लिए, धन संपत्ति संपदा की इच्छा के लिए, या अनेक तरह की जो मनोकामनाएं जो होती है उनके लिए भी यह किया जाता है। इस दिन स्त्रियां, पुरुष सभी लोग उपवास करके दिन भर और भगवान अनंत की पूजा और कथा सुनते हैं। पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद महाप्रसाद और पंचामृत का पान करते हैं। उसके बाद व्रत को पूरा करते हैं। रविवार को दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर पंकज मार्केट में साथी परिषद के सदस्यों ने बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से मां दुर्गा के रथ पर बैठी प्रतिमा बनाने का निर्णय हुआ। साथी परिषद के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी साथी परिषद के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन अर्चन किया जाएगा। पिछले वर्ष कोरोना के कारण पूजा नहीं हो पाया था, पर इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा की जाएगी, जिसको लेकर आज बैठक की गई। में हर साल तो हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। 47 बरस से इसी पंकज मार्केट के पावन धरती पे दुर्गा पूजा साथी परिषद के नाम से होते आ रही है। अगले साल कोरोना को देखते हुए जैसा ऑर्डर मिला, हम लोग छोटा सा प्रतिमा रख करके फ्लेक्स द्वारा दर्शाया गया और किसी तरह हम लोग कलश जैसे बैठाए हैं, विधि विधान जैसे है वो ढंग से किए। इस बार का हम लोग का यही है कि एक प्रतिमा, मतलब हम लोग प्रतिमा बैठाने जा रहे हैं और कलश का जैसे पूजा होती है और 5 पंडित द्वारा जो विधि विधान से मंत्र पढ़ा जाता वो होंगे। और इस बार जो प्रतिमा बनाने जा रहे हैं वो आपको रथ पे सवार माता दुर्गे रहेंगे। 27 सितंबर को प्रस्तावित संपूर्ण भारत बंद को सफल बनाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों के द्वारा रविवार को पानी टंकी चौक स्थित पटेल पार्क में संकल्प सभा का आयोजन किया गया। संकल्प सभा के संयोजक रविंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र की सरकार गरीब किसानों पर जो यह
फांसीवादी नियम नए कृषि कानून के तहत लाई है, उसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आगामी 27 सितंबर को प्रस्तावित संपूर्ण भारत बंद को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम संचालक अविनाश साई का कहना है कि संपूर्ण भारत को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा सभी वार्डों में इस प्रकार के संकल्प सभा का आयोजन करेगा, जिसमें लोगों को उस दिन स्वेच्छा से भारत बंद को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की जाएगी। ये पिछले 10 महीनों से लगातार जो केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ कृषि काला कानून जो इन्होंने थोपने का काम किया देश के ऊपर में, इसको लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो ये आंदोलन पूरे देश स्तर पर चल रहा है, जिस आंदोलन के तहत 27 सितंबर 2021 को पूरे भारत बंद का कॉल किया गया है। इसी कॉल को सफल बनाने के लिए आज किसान जन क्रांति मोर्चा के बैनर तले पूरे मुजफ्फरपुर शहर में तमाम व्यापारी, तमाम दुकानदार भाई, तमाम नागरिकों को हम सब एक ही बात इस संकल्प सभा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह जो आंदोलन चल रहा है सिर्फ किसानों के हित के लिए नहीं है, बल्कि आम जनमानस के हित के लिए है। क्योंकि भंडारण कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये जितने भी कानून लाई गई है, इन सब कानूनों के तहत आम जनमानस को महंगाइयों की गुलामी के जंजीर में जकड़ने की योजना केंद्र सरकार की अडानी और अंबानी से मिलीभगत करके हो रही है। इसलिए तमाम आम जनमानस को गुलामी की जंजीर से अगर बचाना है तो इस बंद को सफल बनाना है। इस उद्देश्य को लेकर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल पर संकल्प सभा आयोजित की गई है। आज पानी टंकी चौक पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक स्थल पे आज का यह आयोजन संकल्प आयोजन के रूप में हम लोग मना रहे हैं। 27 सितंबर को जो संपूर्ण भारत बंद बुलाया गया है किसान आंदोलन की तरफ से, हम लोग आज से लेकर 27 तारीख तक मुजफ्फरपुर के ज़िले में जाकर प्रखंड से लेकर गांव-गांव तक बताएंगे कि कैसे इस बंद को सफल बनाना है और कैसे यह बंद होना आज देश के लिए सबसे ज़रूरी हो गया है। इसलिए हम लोग आज बैठकर इसकी पूरी कार्यप्रणाली बना रहे हैं। रविवार को जिले के कुढ़नी प्रखंड में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सभी पदाधिकारियों का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से कुढ़नी प्रखंड के अध्यक्ष शिवेंद्र कुमार सिंह और युवा प्रखंड अध्यक्ष गौरव सिंह को नियुक्त किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष अमित सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अमरनाथ सिंह, प्रोफेसर रणविजय सिंह, सौरभ सिंह, मीडिया प्रभारी आकाश सिंह और राजपूत सहित दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। आज कुरहन्नी प्रखंड में यहाँ पे विस्तार किया गया श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का। कुरहन्नी प्रखंड के युवा और सीनियर विंग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। शिवेंद्र जी को सीनियर विंग के और बबली जी को जूनियर विंग का, गौरव जी को जूनियर विंग का युवा अध्यक्ष बनाया गया। और आशा करते हैं कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और आगे यहाँ से तरक्की करे और हर एक वार्ड में, हर एक घर में करनी सैनिक बने। रविवार को जवाहरलाल रोड स्थित आर्य समाज मंदिर के परिसर में विश्व हिंदू परिषद का सनातन धर्म समागम पर चिंतन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ शाही उपस्थित रहे। कार्यक्रम में किस तरह से विधर्मियों द्वारा हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इन सभी बिंदुओं पर उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मौके पर जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी भरतिया, प्रांत मंत्री राजकिशोर सिंह, जिला मंत्री नीरज शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज के कार्यक्रम के बाद हिंदू एक हो, इस भावना का और लोगों के अंतस में उदय हो, इसके लिए इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया गया है। क्योंकि भारत राष्ट्र के ऊपर और एक बहुत बड़ा संकट है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तो उससे इस राष्ट्र को बचाना तभी संभव होगा जब सभी एक होंगे, हिंदू एक होंगे। इस भावधारा को, इस विचार को बद्धमूल करने के लिए आज की इस कार्यक्रम का आयोजन। रविवार को जिला जदयू सवर्ण प्रकोष्ठ के द्वारा मझौलिया चौक स्थित एक निजी होटल में बैठक सह संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नए मनोनीत पदाधिकारियों को सवर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश टंडन ने मनोनयन पत्र और अंग वस्त्र देकर पार्टी में स्वागत किया। मौके पर सवर्ण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष धनंजय शर्मा से जदयू के वरिष्ठ नेता शिशिर कुमार नीरज सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। आपको मालूम है कि जनता दल यू का ही पहली पार्टी है देश की जिसने सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया है
और सबन प्रकोष्ठ का गठन हुए आज 6 महीना से ऊपर हो चुका है। और सबन प्रकोष्ठ का जो सांगठनिक विंग होता है प्रदेश में, जिला में और प्रखंड पंचायत लेवल तक जो सांगठनिक गठन होता है उसकी प्रक्रिया हम लोग निरंतर जारी रखे हुए हैं। और उसी के क्रम में बिहार के कई जिलों में संगठन का विस्तार करते हुए आज मुजफ्फरपुर की धरती पर हम आए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जिला सबन प्रकोष्ठ के जो है ना सांगठनिक इकाई का गठन हुआ है। कई पदाधिकारियों का मनोनयन आज पत्र भी बांटा गया है और कई नए साथी भी जो है न भारी संख्या में सबन प्रकोष्ठ जनता दल ज्वाइन किए हैं। इसी क्रम में हम आज आए हैं और अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए और आगे की कार्यक्रम रूपरेखा कैसे इसको गांव-गांव तक ले जाना है अभियान बना के, ताकि जनता दल सबन प्रकोष्ठ के माध्यम से जनता दल हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार और हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू का जो सपना है कि 2010 की तरह पुनः जनता दल का जो है जनाधार आए और जनता दल देश राष्ट्रीय पार्टी बने, उनके सपने को साकार करने के लिए हम लोग जो है विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी में आज हम मुजफ्फरपुर आए हैं। रविवार को नया टोला स्थित कार्यालय में आयोजित विद्यार्थी परिषद की प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय संयोजक केसरी नंदन शर्मा ने कहा कि विवि की कार्यशैली एकदम संदेहास्पद है और छात्र अधिकारियों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये से छात्रों को काफी परेशानी होती है। परिषद नेता ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए परिषद की ओर से आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। सोमवार को आंदोलन समिति का गठन कर लिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान जिला संयोजक पुष्कर सिंह, विभाग संगठन मंत्री पुरुषोत्तम कुमार सहित परिषद के कई अन्य छात्र नेता मौजूद थे। ये किया गया, सूचना दिया गया छात्रों को कि प्रत्येक पेपर में आपको पास, दोनों पेपर में आपको पास होना है। फिर बाद में मार्क को एग्रीगेट करके जो है एक पेपर में किसी को 0 है, दूसरे पेपर में 100 अंक आ गया है, उसको भी आप कर दिए हैं। तो ये सब एक हमको जहाँ तक लगता है विद्यार्थी परिषद ऐसा मान के चलिए कि एक मेधा घोटाला हम इसको कह सकते हैं इस विश्वविद्यालय में हुआ है। और इसके जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों से वार्ता करने के बाद लगता है कि वो गोल मोल करके इसको जो है मामला को सलटना चाह रहे हैं। कई तरीके से छात्र जो नेता है उन पर दबाव डाला जा रहा है, कई तरह का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन विद्यार्थी परिषद स्पष्ट मांग करती है कि आप सीधे सीधे इसका एक उच्च स्तरीय जाँच करवाइए और उस जाँच के बाद जो नियम कानून का उल्लंघन हुआ है इस पैठ को आप निरस्त करिए और जो मेधावी छात्र हैं उनको आना चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि यदि इस विश्वविद्यालय में उस नियम को फॉलो किया गया जो वास्तव में होना चाहिए, तो भी आप उसको उजागर करिए कि किस नियम को किए हैं। चूँकि आम छात्रों में ये पूरा मैसेज जा रहा है, ये जो पैठ है पूरे तरीके से इसमें मेधा घोटाला हुआ है। और इसको विश्वविद्यालय के गरिमा को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय से विशेष आग्रह करते हैं कि हर तरह के जो उनके आसपास जो इर्द गिर्द कुछ लोग जो सलाह दे रहे हैं उनको आप ध्यान में रखिए, लेकिन अपना ये करते हुए इसको आप उजागर करिए कि कहाँ क्या है, सत्य को सामने लाइए। विद्यार्थी परिषद ऐसा मांग करती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो कल हमारे कार्यालय पे हमारे जिला का बैठक है और आंदोलन समिति की घोषणा हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग परसों से आंदोलन में उतरेंगे। यदि इन मांग को पूरा कर लिया जाता है तो विद्यार्थी परिषद कुलपति महोदय से हम ये करेंगे कि नहीं ये सही है और कुलपति महोदय का धन्यवाद करेंगे। लेकिन कम से कम ऐसे लोगों से आप बचिए और इन लोगों का जो मंशा है उस पर पानी फेरने का कार्य करिए। विद्यार्थी परिषद का ये आज स्पष्ट मानना है, इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज किए हैं। वैशाली की करनौती में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दिए जाने के मामले में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और पूर्व मंत्री अजित कुमार ने रविवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल से कैंडल मार्च निकालकर सामूहिक रूप बच्ची की न्याय दिलाने और आरोपियों की अविलंब गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक के तहत फांसी दिलाने की मांग की। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर तले निकाले गए कैंडल में शामिल नेताओं ने कहा कि इस मामले को लेकर 2 दिन बाद राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। दुखद है और हम लोगों ने वहां जा कर के देखा है, वह लड़की के साथ जिस तरह से उसका पैर तोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया, उसके चेहरे को कूचा गया,
ऐसी दर्दनाक घटना शायद ही कहीं सुनने को मिला होगा। हम इससे बहुत ही मर्माहत हैं और ये राज्यव्यापी आंदोलन हो जाएगा अगर उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया और उसको सज़ा नहीं मिली। उसको कम से कम फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। सरकारी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है, क्या कहिएगा? सरकारी स्तर पर बातें हुई है, सरकार ने जो एश्योरेंस दिया है 24 घंटे में 48 घंटे में नहीं पकड़ाया है। कैंडल मार्च है, 2-3 दिन के अंदर वो पकड़ाएगा। इसके बाद में नहीं पकड़ाएगा तो आंदोलन पूरे बिहार राज्य में शुरू होगा। पुलिस कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है पूरे घटना पर। अरे पुलिस को हम लोग समय दिए हैं, कार्रवाई कर रही है। 48 घंटे का भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था। 48 घंटा बीत गया। हमने कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क पर उतरेंगे। हम सड़क पर उतर गए हैं। 2 दिन के बाद पूरे राज्यव्यापी आंदोलन हमारे फ्रंट के बैनर पे होगा। और आपको बता दें कि जब तक वैशाली के बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हमारे प्रांत के अध्यक्ष बड़े भाई सुरेश शर्मा पूर्व मंत्री के नेतृत्व में आज मुजफ्फरपुर में ये कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला है। ये लड़ाई का श्री गणेश है। लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हम उस घटना से काफी मर्माहत है, चिंतित है, आंदोलित है। हम किसी कीमत पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। अब सुरेश शर्मा। रविवार को एलएस कॉलेज स्थित एनसीसी कैंप में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण और एनडीआरएफ 9वीं वाहिनी के द्वारा आपदा प्रबंध, खोज एवं बचाव एवं प्राथमिक उपचार संबंधित प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनडीआरएफ के द्वारा कैडेटों को आपदा के समय राहत और बचाव के साथ साथ फर्स्ट एड की जानकारी दी गई। CATC 4 चल रहा है 32 बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर की तरफ से, जो कि मुजफ्फरपुर ग्रुप हेडक्वार्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसके 3 पार्ट हैं। आज जो है हम लोग मॉर्निंग में पीटी, अभी ड्रिल, और साथ ही साथ हम शुक्रगुजार हैं 9 बटालियन एनडीआरएफ टीम की कि ये लोग आ रहे हैं और आके डिसास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं हमारे बच्चों को, और बच्चे हमारे प्रैक्टिकली इस चीज़ को कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके हमारे 3 चैप्टर हैं और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इससे बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा भविष्य में बहुत ज़्यादा अभी जागरूक हो रहे हैं, और ये प्रैक्टिकली जब कर रहे हैं तो ये लोग बहुत एंथ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि हाँ हमारे बच्चे आगे बढ़ के समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे। ये इनका प्रण है। ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और 9th बटालियन एनडीआरएफ के द्वारा दिया जा रहा है। हमको सूचना मिली कि यहाँ पर एक एनसीसी का कैंप चल रहा है जिसमें 600 से अधिक बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जो युवा हैं उनके माध्यम से हम एक जो जागरूकता कार्यक्रम चलाएं और मुजफ्फरपुर को जो है आपदा की दृष्टि से सुरक्षित करें। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, प्राथमिक उपचार और जो प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम लोग ये प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो प्रशिक्षण है काफ़ी ज्ञानवर्धक होता है और बच्चे काफ़ी सीखते हैं, और निश्चित रूप से हमारे युवा जो है आगे जो भी जानकारी इस ट्रेनिंग के माध्यम से मिलेगी उसका अपने जीवन में सदुपयोग करेंगे और मुजफ्फरपुर को आपदा से सुरक्षित बनाने में रविवार को सरियागंज स्थित नवयुवक समिति के सभागार में यूको बैंक ST/SC OBC एम्प्लॉयज काउंसिलिंग की ओर से बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार सुमन के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। आज का कार्यक्रम आज यूको बैंक SC/ST एंड OBC काउंसिल बिहार पटना के तत्वाधान में नॉर्थ बिहार मुजफ्फरपुर की यूनिट ने एक मीटिंग की व्यवस्था की है, जिसमें बैंक के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हमारे SC/ST OBC और माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। साथ ही साथ उसका प्रभाव जो समाज में है और समाज से है दोनों ही
एस्पेक्ट्स को यहाँ पर व्याख्या की जाएगी और जिसका सीधा संबंध बैंकिंग से लेकर के उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और इंडिया के यानी कि भारत के विकास में हम कितना सार्थक हो सकते हैं, ये हमारा प्लानिंग है, ये हमारा उद्देश्य है। सारे लोग जानते हैं कि भारत में हमारी संख्या लगभग 80% से ऊपर है, फिर भी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम चैलेंज अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम भी आज जागृत हो गए हैं और इसीलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा हर बैंकों में, हर फाइनेंशियल सेक्टर में एक काउंसिल की व्यवस्था है जिसका नाम है SC ST एंड OBC काउंसिल। उसके तहत उनके साथियों को, उनके कर्मचारी और अधिकारियों के साथ जो भी जाति होती है दूसरे वर्गों के साथ या मैनेजमेंट के साथ, उसके लिए ही हम फाइट करते हैं और उसी की व्यवस्था को, उसी को सुदृढ़ बनाने के लिए हम नॉर्थ बिहार का दरभंगा से लेकर के और बेतिया तक के जितने हमारे साथी हैं यूको बैंक के, उनको बुलाया गया है और इसमें स्पेशली हमारे बिहार स्टेट के कमेटी के लोग भी आए हुए हैं और भागलपुर और बेगूसराय के भी लोग इन्वाइटी हैं। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।